हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेन हेडिंग बनाई गई है वो है राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और दूसरा है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की, उसको लेकर संसद का सत्र काफ़ी गर्मा गर्म रहने वाला है, यानी कि बहस ज़्यादा होगी। तो इसी न्यूज़ को पहले हम देख लेते हैं कि संसद का जो बजट सत्र है वो 2 चरणों में होना था। पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। इसमें जो चरण है ये 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। टोटल इसमें 17 बैठकें होंगी। सरकार की वित्तीय विधेयक सहित लंबित जितने भी विधेयकों को पारित कराने की जिम्मेदारी है या फिर पारित कराना है वो इसी सत्र में पारित कराने का वो सोचेंगे। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में लगभग 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने लंबित हैं। कामकाज के लिहाज से अगर हम बात करें तो बजट सत्र के इस चरण को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका बयान और ईडी और सीबीआई की छापेमारी, 2 अहम मुद्दे इस पर उछाले जाएंगे। जो हमारे सभापति हैं जगदीप धनखड़ ने रविवार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की और इसमें सभी से तय नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा है। साथ ही सभी से सदन में शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील भी की गई है। बैठक में सदन में व्यवधान को रोकने के तरीकों पर भी विभिन्न दलों के नेताओं से विचार मांगे गए हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वे सरकार को जवाबदेह बनने में रचनात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं और राष्ट्र के सामने हर ज्वलंत मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहते हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने धनखड़ की कुछ टिप्पणियों को लेकर भी आपत्ति जताई है। सभापति और उपसभापति की ओर से राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर कड़े ऐतराज से कांग्रेस की भौहें तनी हुई हैं। विपक्ष है वो अदानी ग्रुप, महंगाई, चीन जैसे मुद्दों पर अपना जो रुख है वो एकदम क्लियर है, करे हुए हैं कि किस तरीके से हमें इन सब बातों पर सरकार को घेरना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 1 लाख स्टार्टअप कंपनियों की जा सकती है नौकरी। अब देखिए, अमेरिका का जो SVB यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हुआ है, उससे दुनिया भर के करीब 10,000 स्टार्टअप के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट खड़ा हो गया है। इसमें करीब 1 लाख स्टार्टअप कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में होगी। जब तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे, पैसा फंस गया है, तो जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक्सलेटर वाई कॉम्बिनेटर ने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन को पत्र लिखकर भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है ताकि स्टार्टअप को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। वाई कॉम्बिनेटर के CEO और प्रेसिडेंट गैरी टेन द्वारा लिखे गए इस पत्र में 56,000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 से अधिक स्टार्टअप के CEO और संस्थापकों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में उन छोटे व्यवसायियों, स्टार्टअप और उनके कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिनकी राशि सिलिकॉन वैली बैंक में जमा है। अगर हम बात करें इसमें, तो बैंकों के दिवालिया होने से यह राशि मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के अनुसार बैंक में 37,000 से अधिक छोटे व्यवसायियों के खाते हैं जिनके वहां $2.5 लाख से ज़्यादा जमा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मिड डे मील पर राज्यों के लापरवाह रवैये से केंद्र नाखुश है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिड डे मील योजना क्या है। देखिए, मिड डे मील योजना जो है वो बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में देने के लिए चलाया गया था, जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए आकर्षित हों। तो इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी, जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPNSPE कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर मिड डे मील कर दिया गया था।
तो इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील है, उसका ब्यौरा स्टेट नहीं दे रहे हैं। 2 बार ब्यौरा मांगा गया था, अप्रैल 2022 में और सितंबर 2022 में। तो अप्रैल 2022 में लगभग 19 राज्यों ने इसमें ब्यौरा दिया था और वहीं पर फिर सितंबर 2022 में सिर्फ 14 राज्यों ने ही ब्यौरा दिया और किसी राज्य ने ब्यौरा नहीं दिया है। और इसमें अब मंत्रालय भी थोड़ा सा सख्त हो गया है और उन्होंने बोला है कि हर हाल में महीने की 10 तारीख तक, हर महीने की 10 तारीख तक ब्यौरा मुहैया कराया जाए। इसमें बताया गया है कि जो ब्यौरा दिया जा रहा है और आधार कार्ड से जो छात्र इससे लिंक हैं उनमें अंतर है। बता दें कि इस ब्यौरे के आधार पर मंत्रालय राज्यों में भोजन की गुणवत्ता और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, समलैंगिक जोड़े की भारतीय परिवार इकाई से नहीं की जा सकती है तुलना। देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की जो मांग वाली याचिका थी उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इसको मान्यता देने से पर्सनल लॉ और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों में संतुलन प्रभावित होगा। साथ ही कहा कि समान लिंग के व्यक्तियों के पार्टनर्स के रूप में साथ रहने और यौन संबंध रखने की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हलफनामा है में केंद्र ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 के तहत वैध किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है और हलफनामे में कहा गया है कि यद्यपि केंद्र की मान्यता विपरीत लिंगों के संबंधों तक सीमित है, लेकिन समाज में लोगों के बीच अन्य तरह के विवाह या मिलन या संबंधों के निजी तालमेल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने किया साझा अभ्यास। देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री जहाज ने फ्रांस की नौसेना के 2 युद्धपोतों एफएस डिक्समुड व एफएस लॉ फेयट के साथ अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास 11 और 12 मार्च को किया गया। MPX के तहत क्रॉस डेक लैंडिंग बोल्डिंग अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने पर होगी मोदी और किशिदा वार्ता। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मार्च 2022 में हुई नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, यानी पिछले साल। उसके बाद दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के बीच इस बारे में कई चरणों की बातचीत हुई है और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी साझेदारी ने इसके भावी रोड मैप का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो उनकी तरफ से इस रोड मैप को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इस रोड मैप के तहत जापान की बड़ी, मझोली, छोटी हर तरह की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन भी मिलेगी और इसके लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी भारत ही करेगा। किशिदा 2020-21 मार्च को अपनी दूसरी भारत यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के साथ किशिदा की मुलाकात और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नए बिल में दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार केंद्र को देने का प्रस्ताव। अंतर मंत्रालय परामर्श के लिए भेजे गए एक विधेयक के संशोधित मसौदे के अनुसार केंद्र ने प्रस्ताव किया है कि औषधियों या सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार राज्य दवा नियामकों के बजाय देश की शीर्ष दवा नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को दिया जाएगा। नए औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 के संशोधित मसौदे के अनुसार दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारें विनियमित करती रहेंगी।
पारित होने पर उक्त विधेयक मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की जगह लेगा। नेक्स्ट न्यूज है, नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी 200 से अधिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। भारतीय नौसेना के बेड़े में 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया जाएगा। सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। इसी के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस को $2.5 अरब के ऑर्डर देने की तैयारी है। सभी प्रमुख युद्धपोतों को ब्रह्मोस से लैस किया जाएगा। इससे समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को हासिल करने का नौसेना का प्रस्ताव आखिरी चरण में है। रक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करती है जिन्हें पनडुब्बी युद्धपोतों, युद्धक विमानों या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 2.8 मैक है, जो ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना है। भारतीय उद्योग और निर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी कई प्रणालियों को उन्नत और स्वदेशी बनाया जा रहा है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भी कर रहा है। पिछले वर्ष जून में भारत ने फिलीपींस के साथ इन मिसाइलों की आपूर्ति का 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। नेक्स्ट न्यूज है कि एससीओ के एनएसए बैठक में पाक की सीमित रहेगी हिस्सेदारी। देखिए, भारत की अगुवाई में जो संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 29 मार्च को होना तय हुआ है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक पड़ोसी देश की हिस्सेदारी सीमित ही रहेगी। वजह यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अभी तक अपना एनएसए ही नियुक्त नहीं कर पाई है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव मीर अफजल खान की तरफ से इस बैठक में उनके देश का प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना है। बैठक भौतिक तौर पर होगी या वर्चुअल, अभी यह फैसला नहीं किया गया है। बैठक भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में होगी। इसमें एससीओ के दूसरे सदस्यों के साथ चीन और रूस के एनएसए भी हिस्सा लेंगे। भारत बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दे रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देशों के बीच व्यापक सहयोग के भावी रूप की घोषणा की जाएगी। भारत की कोशिश यह भी रहेगी कि बैठक में हर तरह के आतंकवाद की भर्त्सना करने का प्रस्ताव पारित हो। पिछले साल 16 से 21 मई 2022 को भी एससीओ की जो बैठक है उसके एनएसए बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिजनेस पेज में हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज है और वो है कि एसवीबी से प्रभावित भारतीय स्टार्टअप की मदद करेगी सरकार। अब देखिए, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा वित्तीय सुविधा देने वाले अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर देश के दर्जनों स्टार्टअप कंपनियों पर भी पड़ने की आशंका है। कुछ अमेरिकी एजेंसियों और भारत के शीर्ष वेंचर कैपिटल कंपनियों की तरफ से चिंता जताए जाने के बाद केंद्र सरकार भी इस पर सतर्क हो गई है और उस पूरे प्रकरण की समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर एसवीबी के डूबने से प्रभावित होने वाले भारतीय स्टार्टअप के प्रतिनिधित्व से अगले हफ्ते मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक यह जानने के लिए होगी कि मौजूदा हालात में सरकार किस तरह से मदद कर सकती है। चंद्रशेखर ने दैनिक जागरण से वार्ता में बताया कि पूरी दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक चिंता का सबब है ये, और न्यू इंडिया की इकोनॉमी में स्टार्टअप की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर चंद्रशेखर ने अमेरिका में एक बड़े वित्तीय संस्था के बंद होने के और भारत की मजबूत वित्तीय व्यवस्था के बीच तुलना भी की है और कहा है कि भारत के पास एक स्थिर और मजबूत वित्तीय सेक्टर है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए नुकसान के बाद नए सिरे से बनाया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिकी संसद ने जताई चिंता। अमेरिकी सांसद ब्रैड सरमन ने पाकिस्तान में मानवाधिकार के लगातार हो रहे उल्लंघन और लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई है। साथ ही शहबाज सरकार से पाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन लागू करने
को सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नागरिकों को खुद को व्यक्त करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देनी चाहिए। हाउस की फॉरेन अफेयर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ब्रैड सरमन ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बढ़ रही हिंसा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इमरान खान की पार्टी की ओर से जारी किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार को देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले को रोकने के लिए दायित्व की याद दिलाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका से प्रतिबंधित जनरल ली सांगफू को चीन ने रक्षा मंत्री बना दिया है। चीन ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित सैन्य जनरल ली सांगफू को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ऐसा करके चीन ने यह दिखाया है कि वह अपने सैन्य कर्मियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों को महत्व नहीं देता है। अमेरिका ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए 2018 में चीन के उपकरण विकास विभाग द्वारा रूसी सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-400 की खरीद करने के लिए ईडीडी और उसके तत्कालीन निदेशक सांगफू पर पाबंदी लगा दी थी। रविवार को चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा सांगफू को नए रक्षा मंत्री के रूप में पुष्टि की गई है। चलिए, तो ये आज का यानी 13 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।